नमस्कार, मैं आपके साथ अंजू यादव। बिहार विधानसभा चुनाव की चुनावी यात्रा में इस समय हम मोतिहारी में हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजद के वरिष्ठ नेता सैयद फैसल अली। आइए उनसे जानते हैं चुनावी विषय में और उनकी राय। फैसल अली साहब, मोदी जी, भाजपा सभी तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि देश का प्रधानमंत्री एक युवा राजनेता के बारे में खुद इस तरह की बातें कर रहा है। ये उनकी हताशा का प्रतीक है, उनकी निराशा का प्रतीक है, उनकी हार का प्रतीक है। इसलिए कि देखिए, जब से तेजस्वी यादव ने रोज़गार की बात की है, 10 लाख रोज़गार देने की बात की है, तब से उन लोगों को कुछ मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या कहा जाए। और ऐसे भी मैं आम बातचीत की भाषा में आपसे बताऊं तो जिस जंगल राज की याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो यही बहुत विवादास्पद है कि क्या लालू जी और राबड़ी जी का राज जंगल राज था। मैं मानता हूं कि बहुत स्वर्णिम युग था, बहुत बढ़िया युग था। उसमें दलित पिछड़ा अक़लियत को बोलने का अधिकार मिला, उनको स्वर मिला। और चूंकि उन लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू किया, बोलने लगे और अपने हक के लिए खड़े होने लगे, तो इनको जंगल राज लगने लगा। चलिए, लेकिन फिर भी मैं उस विवाद में नहीं जाता हूँ। अगर बहस के लिए मान भी लिया जाए कि ऐसी कोई बात थी, तो बाप की गलती का आप ठीकरा बेटे के सर पे फोड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हताशा है, निराशा है और उनकी हार की को कहीं ना कहीं परिलक्षित करती है। और बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस और की बात है कि देश का प्रधानमंत्री राज्य स्तरीय चुनाव में इस तरह से 22-22, 24-24 रैली कर रहा है और इस तरह के लेवल पे आकर के इस तरह का आरोप लगा रहा है। रोजगार पर तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कहती है कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, जिस पर तेजस्वी जी फिर से कहते हैं कि 19 लाख नौकरियां बीजेपी कहां से देगी। सर, उनका छोड़िए, आप अपना रोड मैप बताइए कि रोजगार कहां से आएगा। ऐसा है अंजू, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय सबसे बड़का झुट्टा पार्टी है, उसने क्या कहा है, 19 लाख रोज़गार, यानी कि नौकरी नहीं देंगे। रोज़गार तो ये हो सकता है कि आप भी कोई दुकान लगा लीजिए, वो रोज़गार हो गया। आप अपने पैसे से पूंजी लगा के रोज़गार कीजिएगा, उसको कहें कि रोज़गार हो गया, इनका रोज़गार, उनका रोज़गार, सबको गिन देंगे, कहेंगे कि 19 लाख रोज़गार हो गया। हालांकि वो भी संभव नहीं है, आज की परिस्थिति में आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है भारत की कि वो भी संभव नहीं। तो ये लोग झूठे लोग हैं। हम लोग जो दावा कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और उसमें 85% बिहार के लोगों का आरक्षण भी होगा। तो हमारा मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है और उसके लिए हमारे पास प्रावधान भी है कि हम लोग कहाँ से पैसा देंगे। बहुत हो हल्ला हो रहा है कि 10 लाख नौकरी का वादा तो कर रहे हैं तेजस्वी जी, उसके लिए फ़ंड कहाँ से आएगा। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो बजट है पिछले साल का, वो 2,13,000 करोड़ था। उसमें से 80,000 करोड़ नीतीश सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर पाई, वो पैसा बचा रहा। उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे, जिस जिस विभाग के लिए वो पैसा आवंटित था उस विभागों में नौकरी का सृजन करके उससे पैसा दिया जाएगा। प्लस ये कि हमारी नीयत साफ़ है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हम लोगों का चूँकि मन चंगा है, हमारी नीयत साफ़ है, तो हम उसके लिए पैसे का भी इंतज़ाम करेंगे, जो रिसोर्सेज है उसको भी डेवलप करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग रोज़गार आयोग बनाएंगे, हम लोग कृषि आयोग बनाएंगे, औद्योगिक आयोग बनाएंगे। इन सारी चीज़ों से रोज़गार का सृजन करेंगे, उससे भी पैसा आएगा। ये जो एक तरह से एकदम बीमारू राज बना दिया नीतीश कुमार ने 15 साल में, और क्या शर्म की बात है कि 15 साल राज करने के बाद कहते हैं कि बिहार में कल कारखाना नहीं लग सकता है, उद्योग नहीं लग सकता है, इसलिए कि लैंड लॉक्ड स्टेट है। मैं याद दिलाना चाहूँगा नीतीश कुमार को कि अनडिवाइडेड जो बिहार था, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, वो भी इसी परिस्थिति में था, लैंड लॉक था। लेकिन उसके बावजूद बोकारो स्टील सिटी था, टेलको और टिस्को जमशेदपुर में था, HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में था। तो कैसे नहीं कारखाना लग सकता है? कारखाना लग सकता है अगर सरकार का इकबाल बुलंद हो, सरकार में जो कहते हैं पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो बिल्कुल हो सकता है। और ये हम करके दिखाएंगे। अब हमको लगता है कि जो तेजस्वी जी भी बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दिशा विहीन हो गए हैं, थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है। उनके सामने दीवार पे लिखावट साफ़ है, नीतीश जी आराम करो, घर जाओ, वापस जाओ। 10 तारीख को हम लोग उनको विदा कर देंगे। पिछले 15 सालों में नीतीश सरकार में बिहार कितना पिछड़ चुका है? अगर आपकी सरकार आती है तो अब बिहार को कितना आगे ले जाएगी?
देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है बिहार में, वो है कि बिहार के लोगों को रोज़गार, आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो बिहार के लिए अकेले 40 लाख मज़दूर, प्रवासी बिहारी जिनको हम लोग कहते हैं, वो दूसरे राज्यों से बिहार की ओर पलायन करने लगे, बिहार वापस आने लगे। यानी इतनी बड़ी तादाद में बिहारी युवक, बिहारी नौजवान, औरत, मर्द सब दूसरे राज्यों में जाके नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 15 साल में आपने क्या किया है? इसलिए कि वो रोज़गार नहीं दे पाए, वो नौकरी नहीं दे पाए, वो कल कारखाना नहीं दे पाए। हम लोग वो सारी व्यवस्था बिहार में करेंगे, एक नई औद्योगिक नीति लाएंगे, एक नया औद्योगिक आयोग बनाएंगे, एक नई कृषि आयोग बनाएंगे। कृषि को लेकर के हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करेंगे, और कृषि में जो कृषि क्रांति हुई है उससे बिहार के किसानों को भी परिचित करवाएंगे और उसका फ़ायदा उठाना होगा। ये जो सोच अगर हम लें, सोच में ही पहले हार गए। देखिए, कोई भी लड़ाई ज़मीन पे बाद में लड़ी जाती है, कोई भी चीज़ ज़मीन पे बाद में आती है, पहले मस्तिष्क में होती है, दिमाग में लड़ी जाती है। अगर हम दिमाग से पहले हार स्वीकार कर लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने हार स्वीकार कर ली है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और हमारा जो नेता है उसने इस चैलेंज को, इस चुनौती को उठाया है और मस्तिष्क में, अपने दिमाग में वो जीत हासिल कर चुका है। तो जब जीत के अज़म से, जीत की लगन से हम आगे बढ़ेंगे तो सारे रास्ते अपने आप सही हो जाएंगे। आपने बात की किसान कर्ज माफी की, उसका बजट कहां से आएगा? जाहिर सी बात है कि बैंकों से बात होगी, उसके बाद बजट में क्या प्रावधान होगा, उसके लिए एक नई कृषि नीति आएगी, किस हद तक कितने किसान का कर्जा माफ़ कर सकता है, वो सब जब हम लोग सरकार में आएंगे, जब उसका पूरा फिगर हम लोग के सामने होगा तो उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन हाँ, इरादा साफ है, इरादा नेक है कि करेंगे तो करेंगे। बिहार में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं को कैसे रोकेंगे? देखिए, बिहार में क्राइम अगेंस्ट वीमेन में बिहार जो है दूसरे स्थान पे है, और ओवरऑल अगर आप बात करें, ये जो बड़का झुट्टा पार्टी है जो पूरे में प्रचार कर रहा है कि क्राइम, जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है भारत सरकार की मानक संस्था, उसका जो रिकॉर्ड है उसमें 23वें स्थान पे। मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोगों के माध्यम से चुनौती देता हूँ कि वो साबित कर दें कि 23वें स्थान पे, और मैं साबित कर दूंगा उन्हीं एनसीआरबी के डाटा से कि बिहार का जो स्थान है वो कई जगह 5वां और 7वां है, यानी कि 7वें पायदान पे 32 राज्यों में बिहार है क्राइम के फिगर में। और क्राइम अगेंस्ट वीमेन के अगेंस्ट, यानी महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार होता है, क्राइम होता है, उसमें भारत में दूसरे स्थान पे है। और क्यों ना हो, जहाँ का मुख्यमंत्री, जहाँ की सत्ताधारी पार्टी, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड, जहाँ पर दर्जनों लड़कियों के साथ जुल्म हुआ, दर्जनों लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ, व्यभिचार हुआ, बलात्कार हुआ, न जाने कैसी कैसी घृणित चीज़ें हुई, उसकी जो सबसे बड़ी एक्यूज है, प्राइम सस्पेक्ट है मंजू वर्मा, उसको टिकट देके चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से साफ तौर पे जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह का जो एलिमेंट है, उसको नीतीश सरकार प्रश्रय देती है, बढ़ावा देती है, तो जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेगा। बात करें बेरोजगारी की, पलायन की। पलायन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा उठकर आ रहा है, तो पलायन को कैसे रोका जाएगा? देखिए, मैंने आपके शुरू में भी कहा कि पलायन यहाँ से 40 लाख 50 लाख के करीब जो बिहारी हैं बाहर जाके काम करते हैं। सीधी सी बात है कि ये जो 15 साल की जो सरकार है, और ये जो 6 साल से डबल इंजन की सरकार है, इसने वादा किया हुआ था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा। मोदी जी भी आके कह के गए, नीतीश जी का भी था, और बड़ा छाती ठोक के कहते थे कि जो बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे। आज 6.5 साल से नीतीश कुमार जो हैं मोदी जी के साथ हैं। कहाँ गया बिहार के स्पेशल पैकेज? 1,65,000 करोड़ का पैकेज अलग से आने की बात थी, कहाँ गया वो? तो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और जनता को वर्गला रहे हैं। तो जब इस तरह की स्थिति बनती है तो जनता में बेचैनी होती है, जनता में आक्रोश होता है, अशांति होती है। और वही आज दिख रहा है कि हम लोगों ने जब रोज़गार की बात की, हम लोगों ने जब विकास की बात की, हम लोगों ने जब पलायन रोकने की बात की, तो जनता हमारी तरफ आ रही है। हमारा अपना विश्वास है, हमारा अपनी प्रतिज्ञा है, हमारा अपना संकल्प है, जो संकल्प पत्र हम लोगों ने जारी भी किया है। तेजस्वी यादव ने संकल्प पत्र जारी करके बहुत स्पष्ट कहा है कि हम पलायन रोकने का प्लान करेंगे। पलायन क्यों होता है? इसलिए कि आपको अपने घर में रोज़ी नहीं मिल रही है, आपको अपने घर में रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आदमी जाता है बाहर। अगर हम वही सारी व्यवस्था, वही रोज़गार, वही व्यापार, वही कामगार को यहाँ पे देंगे
तो वो क्यों पंजाब जाएगा, क्यों हरियाणा जाएगा, क्यों राजस्थान जाएगा? वो गरीब मजदूर क्यों यहाँ से जाएगा? हम लोग ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास कर रहे हैं और उस सारी चीज़ें हम लोगों के ड्राइंग रूम में बोर्ड पे है रेडी, टेबल पे रेडी है कि सरकार बनेगी उस पर तुरंत काम शुरू हो जाएगा। तेजस्वी यादव की सारी रैलियों में लोगों का जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, तो ऐसे में ये बताएं कि जो सैलाब है वो वोट्स में कन्वर्ट होगा या फिर सैलाब बनकर रह जाएगा? देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव ने एक बात सिद्ध कर दी है कि वो बिहार का भविष्य का नेता है, आज का भी नेता है और आने वाली 15-20 साल के लिए बिहार का नेतृत्व करने में वो सक्षम हैं। अपने बलबूते पे जब उनके पीछे 25 हेलीकॉप्टर लगा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछा कर रहे हैं, वो उसको नहीं पछाड़ पा रहे हैं और लोग तेजस्वी की सभाओं में, तेजस्वी यादव जी की सभाओं में भारी संख्या में आ रहे हैं। ये बिल्कुल तय है कि कोई ऐसे ही सिर्फ शक्ल देखने के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ उनकी सभाओं को सजाने के लिए नहीं आ रही है। जो भीड़ आ रहा है ये जन आक्रोश है, ये जन समूह जो है, ये जनता का जो आक्रोश है, गुस्सा है नीतीश सरकार और भाजपा सरकार के विरुद्ध, वो उमड़ के आ रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये लोग नहीं है, ये पूरा का पूरा ईवीएम मशीन है, ये पूरा का पूरा वोट में परिवर्तित होगा और हम लोग भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाएंगे। तो ये थी सैयद फैसल अली के साथ हमारी चर्चा, जिन्होंने दावा किया है कि इनकी पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतने वाली है, लेकिन ये तो बिहार की जनता साबित करेगी कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। खबर मंत्रा के साथ मोतिहारी से मैं अंजू यादव।